हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं G20 मीटिंग के बारे में। दरअसल G20 की एक मीटिंग को जम्मू कश्मीर भी होस्ट करेगा। यह एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। भारत को एक डिप्लोमेटिक एज देगा। साथ ही जम्मू कश्मीर में पीस और नॉर्मलिटी के बारे में दुनिया को और दुनिया की कम्युनिटी को पता चलेगा कि जो भारत के बारे में प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, खासकर पाकिस्तान और चीन के द्वारा में जम्मू कश्मीर को लेकर, उसको एक काउंटर मिलेगा। कल ही ये न्यूज आई कि जो G23 की एक मीटिंग होगी, वो दरअसल जम्मू कश्मीर में होगी। हालांकि G20 की जो समिट होती है, वो होगी दिल्ली के प्रगति मैदान में। पर जब भी G20 जैसी कोई बड़ी समिट होती है, तब बहुत सारे कंट्रीज के डेलीगेशन भी आते हैं। खासकर जो ऑफिशियल्स होते हैं विदेश मंत्रालय के या फिर फाइनेंशियल मिनिस्ट्रीज के, बहुत सारे जो ऑफिशियल्स आते हैं, वो एक सेपरेट मीटिंग करते हैं। उन्हीं में से एक मीटिंग होगी जम्मू कश्मीर में। और ये जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यह लगभग कंफर्म हो चुका है। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक 5 मेंबर कोऑर्डिनेशन पैनल भी बना दिया है। उसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है। ये देखिए नोटिफिकेशन जम्मू कश्मीर का, जहाँ पे ये 5 मेंबर्स उस पूरी मीटिंग की तैयारी का जायजा देखेंगे। G20 एक बहुत इंपॉर्टेंट फोरम है। यहाँ पर 19 कंट्री और एक यूरोपियन यूनियन का जो फोरम है, वो काफी हद तक वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देता है। ये इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इस बात से आता है कि G20 का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। मतलब कि जो 80% जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है, वो इन्हीं G20 कंट्रीज को मिला के बनती है। और विश्व की जो 2/3 पॉपुलेशन है, वो G23 कंट्री में ही रहती है। G23 के मेंबर्स कौन कौन है? कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, मेक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, जर्मनी, टर्की, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, रशिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, साथ ही साथ एक लास्ट है EU, यानी यूरोपियन यूनियन। तो इस वर्ल्ड के जितने भी जो मेजर डेवलप और डेवलपिंग इकोनॉमीज है, उनका ये ग्रुप है। इसलिए इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा हो गया है। जो मेजर ऑब्जेक्टिव है G20 का, वो दरअसल फाइनेंशियल और इकोनॉमिक इशू है। वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में और जो इकोनॉमिक सिस्टम है हमारे वर्ल्ड का, उसके बारे में है, उसको शेप देते हैं ये। जैसा कि हम जानते हैं G20 एक फोरम है ग्लोबल फाइनेंशियल इश्यूज को लेकर। ये बना कब था? 1997 और 1999 में। दरअसल एशियन इकोनॉमी से बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल इशू आया था। फाइनेंशियल आप कह सकते हैं प्रॉब्लम्स अराइज हो गई थी, जब ये एशियन कंट्रीज ने एक फाइनेंशियल क्राइसिस फेस किया था कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी को लेकर। दरअसल इन कंट्रीज में जब कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी थी, तो बहुत सारा पैसा आया था, कैपिटल आया था। इनसे इनको डेवलपमेंट मिली थी, बहुत ज्यादा ग्रोथ होने लगी थी। पर जब ये फाइनेंशियल क्राइसिस आया, तब पूरा जो कैपिटल फ्लो वापस से यूएसए और बड़ी कंट्रीज में चला गया। इन कंट्रीज को भी फेस करना पड़ा कैपिटल स्कैरसिटी। और यही एक वजह है कि भारत अभी भी फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी के पक्ष में नहीं है। G20 वैसे तो कोई लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं है, पर ये जो डिस्कशन इनकी जो होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। खासकर टैक्सेशन के इश्यूज को लेकर, या फिर कोई इकोनॉमिक पॉलिसीज है, क्लाइमेट चेंज है। जो G20 की जो डिस्कशंस होती हैं, वो फाइनेंशियल पॉलिसी, जो वर्ल्ड फाइनेंशियल पॉलिसीज को काफी हद तक शेप देती हैं। खासकर टैक्सेशन के मामले में, क्योंकि जो बड़ी बड़ी एमएनसीज होती हैं, वो लूप होल्स आसानी से निकाल लेती हैं। जैसे कि इंडिया में बहुत सारी जो एमएनसीज हैं, वो अपना जो ऑफिस है, वो कहाँ बता देती है? मॉरिशस में है, जो यहाँ पे टैक्स बिल्कुल जीरो होता है। तो उससे इंडिया को टैक्स का लॉस होता है। तो इसी को काउंटर करने के लिए G20 ने एक अच्छा सोल्यूशन दिया था, बेस इरोशन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग का। इससे ट्रांसपेरेंसी आई, और साथ ही साथ जो टैक्स इवेशन पॉलिसी जो फॉलो कर रही थी एमएनसीज, उसको काउंटर करने में G20 ने काफी अच्छी मदद करी मेंबर्स कंट्री की। ये जो 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, वो G20 समिट में एक मेजर चेंज लेके आया। दरअसल 2008 के पहले होता यूं था कि जो किसी भी देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे और जो उनके सेंट्रल बैंक के गवर्नर होते थे, उनकी मीटिंग होती थी। पर 2008 के बाद से जो कंट्री के लीडर्स हैं, उन लोगों ने एनुअली मिलना शुरू किया। क्योंकि जो 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, उसमें जो G20 लीडर्स थे, उन लोगों ने 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आने के लिए बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन दिया। इस वजह से 2008 के बाद से G20 की जो रिलेवेंस थी, वो बढ़ गई। उसके बाद से जो G20 प्रेसिडेंसी है, वो एनुअली रोटेट होने लगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो नेक्स्ट ईयर है 2023, उसकी जो प्रेसिडेंसी है, वो इंडिया के पास है। फर्स्ट टाइम इंडिया G20 को इंडिया में होस्ट करेगा। G20 में हर कंट्री का अपना एक शेरपा होता है, मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसको शेरपा कहते हैं। जो फिलहाल हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, वो हमारे शेरपा हैं G20 में इंडिया के लिए। एक ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है G20 ट्रोइका का। यह बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स में भी आपको पूछा जा सकता है कि जो G20 है, ट्रोइका जो होता है, उसमें 3 कंट्रीज होती हैं। दरअसल वो कंट्री जिसने अभी चेयरमैनशिप छोड़ी है G20 की प्रीसीडिंग, और जो अभी G20 का चेयरमैन है, और वह कंट्री जो इस करंट चेयरमैनशिप के बाद में जो चेयरमैनशिप लेने वाली कंट्री है, वो उन तीनों का जो समूह होता है, वो G20 ट्रोइका कहलाता है। इंडिया इस G20 ट्रोइका का पार्ट 2021 से 2024 तक के लिए है।
और G20 की समिट इंडिया में होना, यह एक इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है। इंटरनेशनल अरेना में इंडिया अपनी प्रेजेंस दिखा सकता है, अपनी लीडरशिप को शो कर सकता है, खासकर क्लाइमेट चेंज को लेकर। क्लाइमेट चेंज में जो इंडिया ने वर्क किया है, वो दूसरी जितनी भी G20 की कंट्रीज है उससे ज्यादा वर्क किया है। G20 की समिट इंडिया में कराकर इंडिया जो है, जो मल्टीलेटरलिज्म है, उसके ऊपर इंडिया का और वर्ल्ड का फेथ वापस से रिस्टोर कर सकता है, क्योंकि इंडिया को मल्टीलेटरलिज्म में ही फायदा है। अब बात करते हैं जो G20 की मीटिंग जो जम्मू कश्मीर में होगी, उससे जम्मू कश्मीर को फायदा क्यों होगा। आपको पता है कि 2019 में आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था, उसके बाद काफी अनरेस्ट हुआ था, और इसका सबसे ज्यादा फायदा किसने उठाया? पाकिस्तान ने और चीन ने भी। पाकिस्तान ने इस पूरे इश्यू को इंटरनेशनलाइज कर दिया, मतलब बहुत प्रोपेगेंडा फैलाया गया पाकिस्तान ने कि इंडिया में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, जम्मू कश्मीर के लोगों को दबाया जा रहा है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। तो इससे इन जम्मू कश्मीर और इंडिया की इमेज दोनों को नुकसान हुआ। पर यहीं पे इंडिया को एक डिप्लोमेटिक एज मिलेगा जब वो G20 के जो बड़े लीडर्स होंगे या फिर जो ऑफिशियल्स होंगे उनको वहां पर मीटिंग के लिए इकट्ठा करे जम्मू कश्मीर में। तो लोगों को पता चलेगा, खासकर वर्ल्ड कम्युनिटी को, कि जम्मू कश्मीर में अभी पीस भी है, नॉर्मल भी है और बिजनेस एज यूजुअल हो रहा है। पाकिस्तान जो भी प्रोपेगेंडा फैला रहा है, पाकिस्तान का उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है। तो G20 की मीटिंग जम्मू कश्मीर में कराकर इंडिया जो है एक तरीके से पाकिस्तान और चाइना की जो प्रोपेगेंडा है उसको काउंटर कर सकता है। और जब G20 के ऑफिशियल्स लीडर्स जम्मू कश्मीर आएंगे, तो जो G20 कंट्रीज है वो भी जम्मू कश्मीर के बारे में देखेंगी, समझेगी कि हाँ, जम्मू कश्मीर एक बहुत ही ज्यादा टूरिज्म पोटेंशियल स्टेट है, और आप वहां पर अभी जो पीस है, आप वहां पे आराम से टूरिज्म के लिए जा सकते हो। इससे वहां के टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर की जो इकोनॉमी है, वो उसमें जो है टूरिज्म का एक मेजर पार्ट है। और जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को एंजॉय करना मतलब हेवन ऑन अर्थ जैसा आपको एक्सपीरियंस फील होगा। और वर्ल्ड को ऐसे मैसेज जाएगा कि जम्मू कश्मीर में पीस भी है, नॉर्मल से भी है, तो पाकिस्तान के बहकावे में आने से कोई फायदा नहीं है। ये दरअसल पाकिस्तान ही वही कंट्री है जो जम्मू कश्मीर में अनरेस्ट और टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है। तो इस डिस्कशन में बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।